नमस्कार, स्वागत है आपका। संवाद 365 देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। 2022 का विधानसभा चुनाव करीब है और आज 2022 के विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई बातें करने के लिए हमारे साथ हैं जयेंद्र रमोला जी। जयेंद्र रमोला जी एआईसीसी के इस वक्त मेंबर हैं और इससे पहले परवादून जो जिला देहरादून का है उसके अध्यक्ष भी रह चुके हैं, कांग्रेस कमेटी में जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। रमोला जी, स्वागत है आपका संवाद 365 में। और सबसे पहले, क्योंकि 2022 में अब चुनाव करीब हैं, ऋषिकेश विधानसभा से आपकी तैयारी है। जैसा कि 2013 में भी जब आपने नगर पालिका का चुनाव लड़ने की सोची थी, उस वक्त आपको टिकट नहीं मिला। उसके बाद मेयर में आपको टिकट नहीं मिला। 2017 में भी इनफैक्ट आपकी दावेदारी काफ़ी मजबूत थी। इस बार कितनी मजबूत दावेदारी आपकी नज़र आ रही है 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए? और इस बार क्या आपको पार्टी टिकट देगी, और अगर देगी तो फिर इतने सालों में नहीं मिला तो अब क्यों? पहले तो मैं दिग्विजय भाई आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं, आपके चैनल का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझसे बात करने के लिए समय निकाला। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आपका जो पहला सवाल था कि मेरी तैयारी है और पूर्व में 2013 में मुझे नहीं मिला, 17 में भी मैं मांग रहा था और 18 में भी मुझे नहीं मिला, तो ये मेरे लिए बड़ा ड्रॉबैक था। लेकिन मैं पार्टी का एक सिपाही था। 2008 में भी कई लोग मांग रहे थे, 2008 में नगर पालिका के चुनाव के समय, तो मुझको टिकट दिया गया था। वो भी पार्टी ने उस समय सोच के मुझे मौका दिया। और 2013 में हो सकता है पार्टी से मेरे से बड़े सीनियर लीडर थे, उनको मौका मिला। उसके बाद 2017 में, क्योंकि जो पूर्व में प्रत्याशी थे वो एक बार चुनाव लूज कर गए थे, लेकिन उसके बाद उनको दोबारा चांस देना था, वो भी युवा नेता हैं, तो उनको दिया गया चांस। उसमें भी कोई नहीं। 18 में क्योंकि महिला सीट हो गई थी नगर निगम की, और उस समय मेरी पत्नी, क्योंकि पूर्व में क्षेत्र पंचायत सदस्य भी रही हैं, तो मैं उनके लिए दावेदारी कर रहा था। लेकिन पार्टी को लगा कि कुछ ऐसा, कोई पूर्व जिला पंचायत सदस्य थी बीजेपी की, उनको लाके ज्वाइन करा के टिकट दिया गया। लेकिन उस समय भी पार्टी के साथी। सवाल आपका यह है कि अब क्यों? क्योंकि मैं लगातार पिछले, अगर मैं सक्रिय राजनीति में समझूंगा तो मैं जब बहुत छोटा था तब से मैं राजनीति के उतार चढ़ावों को इसलिए देखता आया हूं कि मेरे परिवार शुरू से ही कांग्रेस से जुड़ा है। भले राजनीति में कोई नहीं रहा, नेतागिरी में कोई नहीं रहा, लेकिन पार्टी विशेष कांग्रेस के साथ शुरू से ही मेरे फादर और मेरे ताऊजी ग्राम के प्रधान थे, वो सब लोग रहे। और 2001 में जब मैं डिग्री कॉलेज का अध्यक्ष बना, वहाँ से लेके अब तक मैं लगातार पार्टी की सेवा में विभिन्न पदों पे पार्टी ने मुझको मौका दिया। प्रदेश के अंदर नहीं, मेरे को दूसरे प्रदेशों में भी बड़े बड़े पदों पर पर्यवेक्षक बनाकर और चुनाव अधिकारी बनाकर भेजा। तो पार्टी ने मुझे सम्मान दिया है। और इस बार मुझे लगता है कि जो मेरा पिछले कई सालों का काम है, क्योंकि मैं अपने बारे में कह सकता हूं कि मैं केवल चुनाव के समय सक्रिय नहीं होता। और मैं क्या कह सकता हूं, ऋषिकेश के लोग भी ये दिल पे हाथ रख के कह सकते हैं कि ये व्यक्ति हमेशा फील्ड में है, हमेशा। ये नहीं कि चुनाव आए तब दिखाई दे। तो मुझे लगता है इस बार पार्टी ने मेरा काम देखा है, पार्टी ने मेरे लिए कुछ ना कुछ सोचा है, और पार्टी इस बार मुझे टिकट देगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी मुझे इस बार प्रत्याशी के रूप में उतारने का काम करे। और मैं हमेशा पार्टी का एक सच्चा सिपाही रहा हूं, तो इसलिए पार्टी मेरी वो ईमानदारी भी देखेगी। जब मेरे को 2-3 बार मौका नहीं दिया गया, लेकिन उसके बाद मैं पार्टी के प्रत्याशी के साथ में रहा, तो इसलिए पार्टी वो भी देखेगी कि इस बार जयेंद्र को मौका मिलना चाहिए। रमोला जी, क्योंकि आपने जिक्र किया आप पर्यवेक्षक रहे दूसरे राज्यों में, पर्यवेक्षक के तौर पर आपने वहां पर काफ़ी सारी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उनको देखा होगा। वैसी ही पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ क्या आपको नहीं लगता ऋषिकेश विधानसभा में भी हैं? कांग्रेस में लिस्ट एक काफ़ी लंबी है दावेदारों की जो यहाँ पर दावेदारी कर रहे हैं, और चाहे वो राजपाल खरोड़ा का नाम लें या फिर सुरवीर सिंह सजवाण वरिष्ठ नेता हैं, तो इन सब नेताओं के बीच में जयेंद्र रमोला को किस बात को लेकर कॉन्फिडेंस है कि पार्टी उनके ऊपर विश्वास करेगी? देखिए, मुझे जो लगता है, मैं तो सिर्फ ज़्यादा नहीं, मैंने पार्टी के वरिष्ठ लोगों से भी ये कहा कि आप आंकलन वो कर रहे हैं और सर्वे भी कर रहे हैं, और सारी चीज़ों का वो आंकलन करके करेंगे। और मैंने ये भी कहा है कि आज की डेट में सोशल मीडिया है, आपका भी सोशल मीडिया है, मेरा भी है, और सब नेताओं के आज सोशल मीडिया पे हैं। नेता क्या, आम आदमी भी सोशल मीडिया पे है। तो आज वो छोटी से छोटी घटना को भी सोशल मीडिया पे डालता है। मैंने वरिष्ठ नेताओं को भी कहा और आम पब्लिक को भी कहता हूँ कि आप जितने भी सब दावेदार हैं, चाहे वो बीजेपी के हैं, चाहे कांग्रेस के हैं, चाहे अन्य दलों के भी हैं, आप उनके पिछले 5 साल के सोशल मीडिया को खंगालिए। अपने लिए कि मैं फलाने की शादी में चले गया, मैं फलाने के यहाँ केक काटने चले गया, तो वो छोड़ के आम जन की सेवा के लिए किसकी कितने एक्टिविटी उस सोशल मीडिया में पोस्ट है, आज तो नहीं डाल सकता कोई। और अगर मैं उसमें कम निकलता हूँ
तो मैं बिल्कुल अपनी दावेदारी वापस लेता हूँ। मैं आप एक्टिव आप विधानसभा में काफ़ी हैं लंबे समय से। इसी को लेकर मैं एक बात कहूँगा, आपने कहा सोशल मीडिया पर हर कोई अपना जिक्र करता है, एक्टिविटीज़, आज हम यहाँ गए, आज हम वहाँ गए, आपके पोस्टर बैनर हो या फिर आपके कार्ड, उन पर एक चीज़ पर मेरी नज़र पड़ी, वो ये थी कि आपने उस पर अपना फ़ोन नंबर दिया है और उस पर लिखा हुआ 24/7 365 दिन। तो इसका मतलब क्या समझाया कि 365 दिन आप मैं बताता हूँ मेरे लिए, मैं अपना सौभाग्य भी समझता हूँ। मेरे लिए एक बात फेमस भी है ऋषिकेश शहर में और अब ग्रामीण में भी, कि एक नेता ऐसा है जो कभी भी किसी भी समय फ़ोन उठाता है। एक व्यक्ति ऐसा है, एक भाई ऐसा है, एक बेटा ऐसा है जो किसी भी समय कब कॉल करोगे, अगर मान लो आज इस समय आपसे चर्चा कर रहा हूँ, इस समय कॉल आ रहा है तो मैं कॉल नहीं उठा पाऊंगा, लेकिन मैं उसको बाद में वापस कॉल जरूर करूँगा। और रात के 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे कोई भी मुझे कॉल करे, मैंने उसमें लिया टेक्स्ट एंड कॉल। कई लोग व्हाट्सएप मैसेज में भी नाराज होते हैं कि आप व्हाट्सएप मैसेज नहीं देखते, लेकिन व्हाट्सएप मैसेज आज की डेट में देखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं इसलिए टेक्स्ट कहता हूँ, टेक्स्ट मैसेज और कॉल। अच्छा, ये जो एक्टिवनेस है ये सिर्फ चुनावी समय पर बाहर निकलती है या फिर उसके अलावा? वही तो मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा ना कि आप मेरे बारे में, मैं जब कोई मेरे से कहता है कि नहीं, जो मुझे नहीं जानता, मैं उससे कहता हूँ पहले मेरे बारे में आप आकलन कीजिए, मेरे बारे में जानकारी कीजिए। अगर कोई ये कहता है, देखिए जो मेरा कंपटीटर है वो तो पता नहीं क्या क्या कहेगा, लेकिन जो मेरे से थोड़ा सा वैसी भावना रखता होगा वो कुछ भी कहेगा, लेकिन एक आम आदमी से अगर जो मुझे जानता होगा उससे अगर आप कहेंगे, वो अगर मुझे ये कहेगा कि नहीं यार ये तो चुनाव के टाइम पे निकलते हैं और चुनाव के टाइम पे इस तरह की बात करते हैं, तो मैंने कहा आप मुझे कतई वोट मत दीजिए, मुझे कतई भी सपोर्ट मत कीजिए, उल्टा मेरे खिलाफ प्रचार कीजिए। मैं फुल कॉन्फिडेंस से ये बात उनको कहता हूँ। इसी बात को लेकर आपको कॉन्फिडेंस है कि आप एक्टिव रहते हैं और जनता जो है आपके ऊपर विश्वास करेगी। लेकिन अगर हम ऋषिकेश विधानसभा के आंकड़े देखें, 15 साल से बीजेपी के पास ये सीट है, और सीट खास इसलिए भी हो जाती है कि विधानसभा अध्यक्ष वर्तमान में है प्रेमचंद्र अग्रवाल, उन्हीं की ये सीट है। 15 सालों के कामकाज को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम जनता को इन 5-15 सालों में समझाने में नाकामयाब रहे कि ऋषिकेश की जो भौगोलिक परिस्थिति है, ऋषिकेश का जो मुख्य रूप से अगर ऋषिकेश देखेंगे तो ऋषिकेश टोटल पर्यटन पर डिपेंड है, और ऋषिकेश का पूरा प्रदेश हमारा पर्यटन पर डिपेंड है। हमारा 4 धाम यात्रा का मुख्य द्वार ऋषिकेश, लेकिन आज धीरे धीरे अगर ऋषिकेश के अंदर तमाम धर्मशालाएं थी वो नहीं है, ऋषिकेश के अंदर पार्किंगें थी, आज पार्किंग जो थोड़ा बहुत थी, भरत मंदिर इंटर कॉलेज का ग्राउंड होता था वो इस समय अब कवर हो गया क्योंकि बच्चों को खेलने के लिए भी जगह चाहिए। आज पार्किंग की सबसे बड़ी समस्या है। आम आदमी यात्री आता है जब ऋषिकेश से चलता है तो वो जब उसे पार्किंग नहीं मिलती वो मुनिकीर्ति में जाकर रुकता है, वो दूसरी विधानसभा में रुकता है। और बड़ा दुर्भाग्य की बात ये भी है कि वहाँ पुल के ऊपर लिखा था ऋषिकेश में आपका स्वागत है। तो आज अगर हम आपके भी जानकार कोई बाहर रहते हो जिन्होंने ऋषिकेश के बारे में जानकारी हो, तो ऋषिकेश क्या तो स्वर्गाश्रम रश्मिजुला को ऋषिकेश समझते हैं। तो कहीं ना कहीं इन 15 सालों के अंदर, मैं तो आज मुझे लगता है आज पब्लिक समझ चुकी है कि इन 15 सालों के अंदर अगर आप 2007 का मैनिफेस्टो उठाएंगे बीजेपी का, और 2012 का मैनिफेस्टो उठाएंगे, और 2017 का मैनिफेस्टो उठाएंगे, और 2022 का भी मैनिफेस्टो उठाएंगे जो बनने वाला है इनका, सारी चीजें कॉमन ना निकले तो आप मेरा नाम बदल दीजिए। सारी चीजें वही गंगा की जलधारा, गंगा का मतलब यह है कि इन 15 सालों में काम नहीं हुए हैं। अगर काम नहीं हुए हैं तो फिर 15 सालों से एक ही व्यक्ति यहां से जीतते हुए आ रहा है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि हम कहीं ना कहीं हमारे प्रत्याशी या हम लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी कारणवश ये समझाने में नाकामयाब रहे कि पहले मौका तो ये दे दिया गया, पहले साल तो ये मौका मिल गया कि चल यार नए हैं कुछ ना कुछ करेंगे, ये हुआ। तो पहली बार जब मौका मिला तो जीत के आए, तो उनका उस समय सरकार थी उनकी, उस समय पहला था मौका तो लोगों को लगा रही है। दूसरे मौके पे जब जीत के आए तो उन्होंने कहा हमारी सरकार नहीं थी, मैं कुछ नहीं कर पाया, मेरी सरकार होती तो मैं बहुत कुछ करता, यही उनके वर्ड थे विधायक जी के। लेकिन अब जब 2017 में जनता ने भरपूर मात्रा में उनको वोट दिया, 15,000 के आसपास, लगभग 14,000 के आसपास वो चुनाव जीते, और उसके बाद सर्वोच्च कुर्सी पे उनकी पार्टी ने उनको बिठाया। आप समझ लीजिए अब तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी कमी रही, सरकार नहीं है, मैं विधायक ही हूँ, खाली अकेला विधायक क्या कर सकता है। आज तो विधानसभा के अध्यक्ष हैं। अच्छा, लेकिन वो कहते हैं कि काम काफी सारे हुए हैं ऋषिकेश में। मैं कहता हूँ रहूँ चैलेंज के साथ, क्या सड़कें बनाना, क्या गलियां बनाना, क्या नालियां बनाना, क्या आर्थिक सहायता के चेक अपने कार्यकर्ताओं को बांटना, ये काम होता है? अगर ये काम है तो फिर मैं मानता हूँ कि विधायक का काम कि जो विधायकों ने काम करना चाहिए था उन कामों की लिस्ट हटा देनी चाहिए और यही डाल देना चाहिए कि आर्थिक सहायता के चेक दिए गए। केवल कार्यकर्ता, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को आर्थिक सहायता के चेक दिए जा रहे हैं, जिस जरूरतमंद को जरूरत है उसको नहीं दिए जा रहे हैं। अगर इसमें भी हमने कुछ लोगों को कहा, इसमें भी अगर जांच बिठाई जाए, निष्पक्ष जांच बिठाई जाए, तो उसमें भी कई करोड़ों की धांधली निकलने वाली है। तो
अच्छा, इशू अगर हम इशू की बात करें ऋषिकेश विधानसभा की, आपने कहा कि इन 15 सालों में काम नहीं हुए हैं। पहली बार नए थे, दूसरी बार कहा सरकार नहीं, तीसरी बार विधानसभा के अध्यक्ष भी बन गए, लेकिन फिर भी काम नहीं हुआ। इशू कौन कौन से हैं आपकी विधानसभा में जिनके ऊपर बात करनी चाहिए? सबसे बड़ा इशू रोजगार का है। आज युवा अपने आप को ठगा महसूस करता है। अगर आप देखेंगे कि आज आपने इंटर किया या आपके बच्चे ने, भतीजे ने आपने इंटर किया, तो सीधा ऋषिकेश डिग्री कॉलेज एकमात्र डिग्री कॉलेज है ऋषिकेश के अंदर, उसमें एडमिशन मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो उसको बेचारे को देहरादून, डोईवाला या हरिद्वार कहीं दूसरे ज़िले में जाना पड़ता है या दूसरे शहर में जाना पड़ता है। और चलिए डिग्री कॉलेज की भी बात हम छोड़ देते हैं, चलो ये डिग्री कॉलेज की हर बार इनके मैनिफेस्टो में होता है कि हम बनाएंगे, ग्रामीण क्षेत्र में डिग्री कॉलेज बनाएंगे, वो भी छोड़ते हैं। लेकिन अगर एक्स्ट्रा जो शिक्षा लेनी होती है, जो हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन के लिए या आपकी कोचिंग के लिए, आज कोचिंग के लिए देहरादून या दिल्ली का रास्ता अपनाना पड़ता है बच्चों को। और आप समझिए जो बच्चा गरीब है, जो बच्चा बहुत मध्यम वर्गीय है, वो देहरादून का खर्चा नहीं उठा सकता, उसकी मजबूरी में होता है वो यहाँ इंटर करता है, डिग्री कॉलेज में पढ़ता है या यहीं किसी प्राइवेट कॉलेज से MBA वगैरह कुछ करता है, और उसके बाद वो कहाँ क्या करता है, जो मोदी जी कहते हैं कि पकौड़े तलना भी एक व्यापार है। आज वो फिर कहीं ना कहीं किसी के साथ बोलता है यार मुझे नौकरी पर लगा दो। MBA के वो लड़का, उसको बेचारे को क्या तो होटल के रिसेप्शन में जाना पड़ता है या फिर किसी दूसरी कंपनियों में, कंस्ट्रक्शन कंपनियों में जाके जॉब करना पड़ता है, या अभी 1-2 फैक्ट्रियाँ बची उन पे वो जॉब के लिए तलाश करता है। तो सबसे बड़ी जो इस विधानसभा में जरूरत है, आज एक डिग्री कॉलेज की जरूरत है, शिक्षा के आयामों की जरूरत है और रोजगार की जरूरत है। रोजगार नहीं है यहाँ। शिक्षा रोजगार की आपने बात करी, आपने कहा कि इन 15 सालों में वो काम नहीं हो पाया, लेकिन इसमें 5 साल के भागीदार तो आप भी हैं। आपकी पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की 12 से लेकर 17 तक, तो वो टाइम भी इसमें गिना जाएगा। फिर उस समय आपकी सरकार ने क्यों नहीं? हमारी सरकार थी और विधायक जी यहाँ विधायक थे, विधानसभा अध्यक्ष जो इस समय हैं वो विधायक थे यहाँ पर। और उस समय जब हरीश रावत जी पूरी पुरजोर स्तर पे काम कर रहे थे और उस समय ये उनके पास जाते नहीं थे, और जब गए होंगे, जब इनका फोटो लगा तो हरीश रावत जी ने कोई इनका काम भी नहीं रोका है। हाँ, काम किया है, लेकिन क्या होता है, आदमी की इच्छा शक्ति होनी बहुत जरूरी है किसी भी काम करने के लिए। मुझको अगर यहाँ से उठ के वहाँ जाना है तो मेरे अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि यार मैं यहाँ से उठूँ, मैं ये सोचूं कि मैं ऐसे ही उड़ के वहाँ चले जाऊंगा तो मैं नहीं जा पाऊंगा। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं विधायक जी की इच्छा शक्ति की बहुत कमी है, जो उनको, और यहाँ के लोगों ने भी थोड़ा सा, यहाँ के लोगों ने जो उनको पिछले 15 सालों में हाथों हाथ लेके उनको बार बार गद्दी पे बिठाने का काम किया, तो उनका मुझे लगता है उनको अहंकार भी इस चीज़ का होगा कि मुझे ना करने के बावजूद भी वोट पड़ता है, तो इसका मतलब मुझे करने की कुछ जरूरत नहीं है, तो इसलिए वो कुछ करना भी नहीं चाहते और उनकी इच्छा शक्ति भी मर चुकी है। तो रमोला जी, आपने शिक्षा को लेकर बात की, आपने बात की कि रोजगार यहाँ के लोगों को नहीं। खैर, रोजगार तो पूरा उत्तराखंड में ही एक बड़ा इशू है, लेकिन अगर हम बात करें, एक बड़ी चीज़ कुछ दिनों में ऋषिकेश में देखने को मिली है, जितना ज़्यादा यहाँ पर टूरिस्ट आता है उतना ही नशे का कारोबार भी यहाँ पर बढ़ रहा है, और काफ़ी पुलिस की जो कार्रवाइयाँ हुई हैं, जो खबरें लगातार निकल करके सामने आती रहती हैं, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? मैं मानता हूँ कि आज अगर ऋषिकेश जो हमारी धर्म नगरी है उसको, अब देखिए 15 सालों के अंदर जो ऋषिकेश का एक पौराणिकता थी, ऋषिकेश की एक महत्ता थी, उसको भी खराब करने का काम यहाँ पे बैठे हुए जनप्रतिनिधियों ने किया, बिल्कुल किया। आज अगर देखिए मेरे शहर में, क्योंकि यहाँ का विधानसभा का मान लीजिए सॉरी विधायक हूँ यहाँ का, तो मेरी जिम्मेदारी पूरे शहर की बनती है। मुझे उस हर गली की जिम्मेदारी बनती है, मुझे हर उस मुनुक्कड़ की जिम्मेदारी बनती है, मुझे हर चौराहे की जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ पर मेरा चौराहा साफ रहे और साथ साथ वहाँ जो रहने वाले हैं वो भी सुरक्षित रहें। लेकिन ऋषिकेश में दिन प्रतिदिन नशे का कारोबार, शराब का कारोबार, जब आप अगर नगर निगम क्षेत्र देंगे तो ड्राई एरिया है और उसके बावजूद भी शराब का कारोबार बड़ा फल फूल रहा था। लेकिन शराब के कारोबार के इतर इस समय जो ये दूसरा नशा होता है जिसे स्मैक और चरस करके, जो आजकल बड़ी अच्छी मैं रोज़ अखबारों में पढ़ता हूँ कि रोज़ कोई ना कोई स्मैक और चरस में पकड़ा जाता है और बंद हो रहा है। तो इस समय जो सख्ताई पुलिस ने की है, पुलिस का मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस समय का जो उनका ये रहा। लेकिन कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि इसमें जिम्मेदार हैं इस नशे को कारोबार को रोकने के लिए, और अगर ये नशे का कारोबार उनके कार्यकाल में बढ़ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो इसमें भी भागीदार ना हो, क्योंकि बिना चौकीदार के चोर, बिना चौकीदार की सहमति के, बिना चौकीदार की रजामंदी के चोर गेट के आगे चौकीदार खड़ा और चोर अंदर घुस जाए, पॉसिबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं इन सब लोगों का इसमें
रोल होगा जो इस तरह से इस ऋषिकेश को खराब करना चाह रहे हैं, ऋषिकेश की पौराणिकता को खराब करना चाह रहे हैं। ठीक है रमोला जी, एक विजन होता है किसी भी व्यक्ति का जब वो चुनाव लड़ता है, आपके मन में भी इच्छा कि पार्टी आपको टिकट दे, आप विधानसभा का चुनाव यहाँ से लड़ें और जीत करके जाएं। विजन क्या कुछ रहने वाला है कि अगर आपको पार्टी मौका देती है तो ऋषिकेश की कौन सी वो मूलभूत समस्याएं हैं जो अभी तक दूर नहीं हुई और आप चाहें कि उन पर काम किया जाए? देखिए, हमारे एक साथी ने अभी एक पेपर निकाला था कुछ दिन पहले, उसमें लिखा था कि आपकी ऋषिकेश की कुछ समस्याएं हो तो इसमें लिख के और हमें भेजिए। तो हम सब लोग देख रहे थे, काफ़ी लोग हम बैठे थे और उसमें 3-4 लाइनें थी। तो हमने उनको कहा भैया ये 3-4 लाइन आपने छोटी कम कर दी है। ऋषिकेश में समस्या नहीं, समस्याओं में ऋषिकेश है इस समय। अगर आप ऋषिकेश की समस्याओं को उठा के देखेंगे, अभी अब मैं डोर टू डोर कैंपेनिंग में लोगों के पास जाता हूँ, कांग्रेस के पक्ष में वोट देने की बात करता हूँ, तो लोग नाराज़ होते हैं कि हमारी तो ये स्थिति है। तो हम उनसे बताते हैं भाई 15 सालों से इस समय बीजेपी के हैं यहाँ बीजेपी के सांसद बीजेपी के हैं, विधायक बीजेपी के हैं, मेयर बीजेपी के हैं, ग्राम प्रधान बीजेपी के हैं। तो आप शिकायत हमसे करें, लेकिन जब ये लोग आए उनसे भी शिकायत करें। मेरा जो मुख्य रूप से मैं चाहता हूँ, सबसे मेरा यह है कि महिलाओं और युवाओं पे फोकस किया जाएगा। जो हमारा युवा आज यहाँ से पलायन करके दूसरे प्रदेशों में जा रहा है, और दूसरे प्रदेशों आपने कोविड काल में देखा होगा जब वापस लौटा है वहाँ से, तो उनकी स्थिति क्या रही। आज वो कोई अपने जो होटल वाले थे हमारे साथी, कुछ लोगों ने तो अपने घरों के अंदर ही होटल अपना कुक थे जो अपने रेस्टोरेंट खोलने का काम किया और होम डिलीवरी से भी काम किया, लेकिन उनको वो आज भी अपने शहर में काम करना चाहते हैं क्योंकि अपने बीवी बच्चों के पास रहना चाहते हैं, अपने घर में रहना चाहते हैं। और जितना तनख्वाह उनको मिलती है उससे आधा तो उनका किराए पे और ट्रांसपोर्टेशन में चले जाता है। तो वो चाहते हैं कि अपने यहाँ रहे, लेकिन सरकार को भी और सरकार के नुमाइंदों को भी उनकी मदद करनी चाहिए। तो मेरा फोकस ये रहे कि जो हमारा युवा यहाँ से पढ़े और कोचिंग के लिए भी उसको बाहर ना जाना पड़े, क्योंकि देहरादून में बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग की संस्थाएं हैं। उनसे सरकार रहते हुए, आप विधायक रहते हुए आप उनसे मदद कर सकते हैं कि हम आपको जगह उपलब्ध कराएंगे, आप अपनी क्लासें यहाँ चलाइए। और जब बच्चे को देहरादून जाने से अच्छा उसको वही क्लासें यहाँ मिल जाती है तो उसका पैसा भी बचता है, उसका समय भी बचता है और उसको पढ़ाई करने में भी आसान होता है। वो माँ बाप की नज़रों में भी रहता है, माँ बाप की नज़र के सामने भी रहता है। तो मुख्य है कि ऋषिकेश में सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है। आज अगर हर व्यक्ति, घर का व्यक्ति काम नहीं कर रहा है तो उसका आप समझ लीजिए बच्चों को पढ़ाना बड़ा भारी पड़ जाता है। तो सबसे पहले है कि रोजगार उपलब्ध कराने का, मैं किसी भी तरह से रोजगार उपलब्ध कराए जाएं। दूसरा रहेगा कि ऋषिकेश में डिग्री कॉलेज और शिक्षा से, मैंने आपको जैसे बताया, डिग्री कॉलेज ग्रामीण क्षेत्र में डिग्री कॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। उसके भी पूर्ति के लिए हमने यह है कि वचनबद्ध रहेंगे, इसको हम काम को करेंगे। आज रोजगार के लिए लोगों को, जो हमारे युवा साथी हैं, उनको दूसरे जिलों में, दूसरे शहरों में जाना पड़ता है, जबकि हमारे पास एम्स जैसी इतनी बड़ी संस्था है। यहाँ पर जो लोकल लोग हैं उनको बाहर निकालने का काम किया जाता है, बाहर से लोगों को यहाँ पे एंटर करने का काम किया। मेरा जो मुख्य बिंदु रहेगा, मैं इसमें कोशिश करूंगा और पूरा पुरजोर प्रयास करूंगा कि लोकल लोगों को एम्स के अंदर एंट्री मिले, लोकल लोगों को एम्स के अंदर रोजगार मिले, और साथ साथ अन्य इस तरह के ही प्रोजेक्ट डेवलप हों ताकि यहाँ के लोगों को, यहाँ के युवाओं को पलायन ना करना पड़े। आज एम्स के अंदर पहाड़ से आने वाले ऋषिकेश के लोकल लोगों को जगह नहीं मिल पाती, जबकि बाहर से दूसरे प्रदेशों को लोगों को यहाँ पर दिया जाता है। कहीं ना कहीं ये इंटरनल जो धांधली है इसको भी खत्म करने का काम किया जाएगा। अच्छा, कोविड काल की आपने बात करी। कोविड, क्योंकि अब फिर से संभावनाएं ऐसी कि तीसरी लहर भी संभावित हो सकती हैं। 2 बार कोविड की लहर आई है, उस दौरान आप भी काफ़ी एक्टिव रहे हैं, तो उस दौर का जो एक्सपीरियंस था वो किस तरह का रहा? भगवान कभी भी ये दौर दोबारा ना दिखाए। पहला तो चलिए जैसा गया, लेकिन जो दूसरा दौर था, पहले दौर में तो 2 दिन जब ये कहा गया कि भारत बिल्कुल लॉकडाउन है और हम लोग घर पे थे, तो मतलब कुछ लोगों ने कहा कि अगर आप घर पे रहोगे तो जो और लोग हैं जो रोज़ कुआं खोद के रोज़ पानी पीते हैं, जो पुलिया पे खड़ा होकर मजदूर बेचारा अपना घर छोड़कर यहाँ है, जो दिहाड़ी करके अपना राशन ले जाता है, कोई 10 रुपए का तेल ले जाता है, कोई 2, 3, 4, 5 रुपए की चाय पत्ती ले जाके अपना काम करता है, उसकी मदद कौन करेगा? तो हम ऋषिकेश के हमारे भाई हैं अजय गर्ग जी, बड़े अच्छे समाज सेवी हैं। हम दोनों ने बात करी आपस में और हमारे कुछ साथियों ने मिलकर, दीपक जाटा हो गए, मनोज सेठी जी हो गए और कुछ हमारे साथ डॉक्टर्स और ऋषिकेश के व्यापारी लोग, हमने सब ने मिलकर एक समूह बनाया और समूह के माध्यम से हमने राशन किटें पुलिस के माध्यम से बंटवाने का भी काम किया। उस समय जो पुलिस का रोल रहा, जो मुझे लगता है
लगता है कि जिस पुलिस को लोग गालियां देते थे, जिस पुलिस को लोग दूर भागते थे डर के मारे कि यार पुलिस, मतलब जब पुलिस का नाम आता है यार नहीं गड़बड़ होगी, लेकिन इस कोरोना काल ने एक काम तो किया है, जो सेना का सम्मान होता था वो इस कोरोना काल ने उस पुलिस का भी सम्मान किया है। तो पुलिस ने जो काम किया, उसने अगर लाठी फटकारने का काम किया तो उसने रोटी खिलाने का भी काम किया। उस समय मैं पूरा हरिपुर तक, ऋषिकेश से लेकर हरिपुर तक सैनिटाइज वैन को लेके जाता, हमारे ट्रैक्टर भी और 2 गाड़ी हमने सैनिटाइज के लगाई और राशन वितरण का भी काम किया। वो कार्यकाल तो वो काल तो ऐसा गया कि उस समय थोड़ा सा मामला कंट्रोल में था, लेकिन जो दूसरी वेव आई उस वेव में मैं जानता हूं कि मैं 15 दिन तो मेरे फ़ोन, अगर मैं सोच रहा हूं कि अगर मैं उस फ़ोनों की कॉल निकालूंगा तो एक साल में जो नॉर्मल कॉल आती होंगी उन 15 दिनों में कॉल आई, क्योंकि हमने एक ऑक्सीजन बैंक डेवलप किया था हम सब लोगों ने मिलकर ही। और हमने ये कहा था कि जब रात को किसी को दिक्कत होगी, क्योंकि दिन में तो सिलेंडर ईजिली मिल रहे थे, कई बार नहीं भी मिल रहे थे, लेकिन हमने कहा जब ज़रूरत होगी तो रात के समय हम लोग हाजिर रहेंगे। हमारी पूरी टीम लगातार रात के समय हाजिर रहती, जब किसी को ज़रूरत होती तो हम अपने स्टोर पे ले आके उनको सिलेंडर उपलब्ध करवाते थे। और हमने ऐसा भी देखा, मैंने अपने चाचा थे हमारे, मैंने उनको भी खोया इसमें। हमारे बहुत ही ऊर्जावान साथी थे, राजकुमार भाई हमारे बड़े भाई थे, उनको भी हमने खोया। अमरजीत, ऋषिकेश के हमने छोटे छोटे कम उम्र के लोगों को हमने खोया इसमें। तो ये काल इतना ख़राब था, तो मैं तो चाहता हूं कि इस तरह का दौर ना आए। आप तीसरी वेव की बात कर रहे हैं तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि तीसरी वेव ना आए, ये काल दोबारा ना आए और हम सब लोग स्वस्थ रहें। बिल्कुल। चलिए, आपने कहा क्योंकि ऋषिकेश विधानसभा आपकी ऐसी है, यहाँ के विधायक भी बीजेपी के हैं, जो कि विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं, सांसद भी बीजेपी के हैं, मेयर भी बीजेपी के हैं। अब प्रदेश की सरकार की हम अगर बात करें, प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री बदले, वर्तमान मुख्यमंत्री कहा जा रहा है कि पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी जिस तरीके से वो भी प्रमोट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पुष्कर सिंह धामी जो है अच्छा काम कर रहे हैं। तो सरकार के कामकाज को किस तरह से आप देख रहे हैं, किस तरह से प्रदेश सरकार काम कर रही है? देखिए, अगर सरकार पहले मुख्यमंत्री की बात करें त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी अच्छे काम कर रहे होते हैं तो भाजपा के सर्वे में भाजपा हार नहीं हुई थी, और इसलिए उन्होंने उनको बदला। क्योंकि देखिए, किसी को बदलना, किसी कुर्सी पे बदलना, आप संवाद 365 में जॉब करते हैं, आप अच्छा काम करते रहेंगे तो आपका काम चलता रहेगा, आप खराब काम करेंगे आपकी जगह किसी और को बिठा देंगे। ऐसा ही हुआ, फिर उसकी जगह तीरथ सिंह रावत जी को बिठाएगा। जब तीरथ सिंह रावत जी को बिठाया जाएगा, तीरथ सिंह रावत जी का अगर अच्छा काम होता या वो जो उनके उल्टे सीधे बयानबाजी नहीं होते तो उनको 1-1.5 महीने के अंदर अंदर ही कहते नमस्ते आप जाइए, उनको भी रखते। लेकिन उनको हटाने का काम किया। फिर पुष्कर सिंह धामी जी को लेके आए। धामी जी को लेके आने का मकसद क्या उनका रहा, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं धामी जी के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने का बीजेपी ने काम किया है। और जिस तरह से धामी जी इस समय ताबड़तोड़ घोषणाएं कर रहे हैं, मुझे लगता है ये भाजपा सरकार नहीं, घोषणा सरकार रह गई है। अच्छा, मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि हर भाषण में वो ये जिक्र करते हैं कि मैं जितनी घोषणाएं करते हैं हम उसका जीओ भी जारी करते हैं और जो शिलान्यास होता है उसका लोकार्पण भी किया जाता है। आप देखिए अभी तक कितनी की घोषणाएं हो चुकी हैं, हजारों की संख्या में घोषणा हो चुकी है। कितना शिलान्यास हो गया, कितने का जीओ जारी हो गया। हाथ कंगन का, आरसी का, पढ़े लिखे फारसी का पता चले जाएगा, निकाल लीजिए, पूछ लीजिए कि आपने हजारों घोषणा की, हजारों घोषणा कितने के आपने जीओ निकाल दिए, कितनों का शिलान्यास हो गया। आज भी लोग क्यों धरने पर बैठे हैं, आज भी लोग क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों पीआरडी के जवान मोदी जी की सभा से पहले वहाँ पर जाके हंगामा कर रहे थे, क्यों आज भी आंगनबाड़ी के और तमाम कार्यकर्ता लोग आज भी क्यों धरने पर बैठे। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो लोग आज धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? कहीं ना कहीं आपके अंदर कमी है, आप काम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, लोगों को सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए आपको बदलने काम के जो क्या था कि पिछले बुरे काम को छुपाने के लिए नया को लाया, नए को छुपाने फिर उसके बुरे काम छुपाने के लिए फिर तीसरे को नया। भाजपा ने मुख्यमंत्री बदलने के अलावा अगर वो अपनी नीतियाँ बदलती और प्रदेश के लिए काम करते तो शायद एक ही मुख्यमंत्री से काम चल सकता था। लेकिन खींचतान का आपने जिक्र किया, खींचतान की अगर हम बात करें तो कांग्रेस में भी खींचतान काफ़ी दिखाई देती है। हरीश रावत नाराज हो जाते हैं, कहते हैं उनके आसपास मगरमच्छ है, हालांकि आजकल तो फिर से एक्टिव हो गए हैं। तो ये जो खटपट कांग्रेस के अंदर कभी कभार देखने को मिलती है, कहीं ऐसा ना हो कि ये खतरनाक हो जाए इस विधानसभा के चुनाव में? नहीं, हरीश रावत जी बहुत ही वरिष्ठ लीडर हैं और सबसे सीनियर लीडर भी हमारे कांग्रेस के प्रदेश के। और मुझे नहीं लगता हरीश रावत जी ने कुछ बहुत ऐसा कुछ कहा। एक दिन एक ट्वीट किया था तो उस ट्वीट को कुछ मीडिया के माध्यम से बहुत ज़्यादा हाइप करके लिया गया, लेकिन उसके बाद कोई ऐसी चर्चा नहीं थी। हरीश रावत जी अपने आप में पूरे प्रदेश के साथ कांग्रेस के नेताओं को लेकर चल रहे हैं और हमारे अन्य जो
नेता प्रतिपक्ष हो गए, प्रदेश अध्यक्ष हो गए और भी जितने सब लीडर हैं, सब लोग मिलकर इस समय काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा ये मिलकर नतीजा राहुल जी की रैली, मोदी जी की रैली से कई गुना बड़ी थी। तो ये सब लोग जब एक मुट्ठी बनकर सब लोगों ने काम किया तो ये आ जाए। और आने वाले समय में भी हम सब लोग उन सब वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में हम लोग प्रदेश में सरकार बनाएंगे। और अच्छा, सरकार बनाएंगे वो तो आपने कह दिया, लेकिन मुख्यमंत्री किसे बनाएंगे ये तो पार्टी ने भी नहीं कहा। आपसे जानना चाहेंगे मुख्यमंत्री। देखिए मेरी बात सुनिए, ये विधायकों का जो विधायक बन के आते हैं ये उनके वोट पर होता है कि मुख्यमंत्री किसको बनाना है। तो ये विधायकों का अधिकार है। और क्योंकि हमारा राष्ट्रीय दल है, तो राष्ट्रीय दलों पे आपस में मंथन होता है, तय होता है और किसको क्या करना है। और मेरा विषय भी नहीं है कि मैं कह सकूं, और क्योंकि मेरा कद भी नहीं है कि मैं उस बारे में कह सकूं कि कौन मुख्यमंत्री होगा। लेकिन जो भी होगा हमारे प्रदेश का होगा और स्थायी मुख्यमंत्री होगा। ये नहीं होगा 2 साल में बदलने का काम होगा, 3 साल में बदलने वाला काम नहीं होगा। हमारा स्थायी मुख्यमंत्री होगा जो भी होगा। चलिए, जनता बताएगी कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। एक और सवाल जिसको मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट मानता हूं, प्रदेश में आम आदमी पार्टी इस वक्त आई है, पहली बार चुनाव लड़ने जा रही है। क्या आम आदमी पार्टी का आपको अस्तित्व लगता है, या फिर कहीं आम आदमी पार्टी से कांग्रेस को डर तो नहीं है कि कांग्रेस को कहीं डैमेज करने का काम आम आदमी पार्टी प्रदेश में न कर दी? अगर सरकार बन रही है तो उस बनी बनाई सरकार को खराब करने का आम आदमी पार्टी न कर दी? देखिए, बीजेपी में, आम आदमी पार्टी से पहले बीजेपी पे आता हूँ। बीजेपी बहुत एक मुझे लगता है बड़ा सातिर कह सकते हैं, एक सातिर दल है, बड़ा तेज दल है। और आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है। आप समझ सकते हैं जहाँ जहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनने की बात होती है वहाँ पर एक तो ओवैसी जी कूद पड़ते हैं और एक आम आदमी कूद पड़ती है अपने आप को दिखाने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी की बी टीम है। और आम आदमी से कांग्रेस को कतई कोई भय नहीं है। आम आदमी जिस तरह से लोगों को बड़ी बड़ी बातें करेंगे, 5,000 रुपये रोजगार भत्ता देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, ये सारी बातें करेंगे, तो वो अपना जहाँ काम कर रहे हैं, जहाँ इस समय सरकार है, वहाँ पर उन्होंने क्या स्थिति है। और 300 यूनिट स्पष्ट भी नहीं कर रहे हैं, कोई रोड मैप उनके पास नहीं है कि आप 5,000 रुपये भत्ता कैसे दोगे, आप 1 करोड़ रुपये किस तरह से और किस मद से कैसे मदद करोगे। आज आम आदमी पार्टी की एक बात है कि जब चुनाव जीतने के लिए वो कुछ भी बोलते हैं, जैसे पहाड़ी में बोलते हैं ना, गढ़वाली में कहते हैं घिचा को बाबा को क्या जान दो, कुछ भी बोलो। तो वो उसी स्थिति केजरीवाल जी की है कि मुंह के बाप का क्या जाता है, कुछ भी बोल दो, इसको हिंदी में बोलते हैं। तो वो इस समय इसी तरह की नीति अपना रहे हैं कि इस समय ताबड़तोड़ भाषण दे दो, जो भी होगा इस समय लोगों को लालायित कर दो, लोगों को लालच कर दो। लेकिन उत्तराखंड की जनता इन लालचों में आने वाली नहीं है। और लेकिन आम आदमी पार्टी के लालच में अगर उत्तराखंड की जनता ना आए तो क्या कहीं असर कांग्रेस पर इसका पड़ेगा अगर वोट आम आदमी पार्टी वोट शेयर ले जाती है? मैंने कहा ना कि बीजेपी की वी टीम है। और इस बार कई बार क्या होता है कि जब आप किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं तो आप कई बार अपने आप उसी गड्ढे में गिरते हैं। तो बीजेपी ने अपनी बी टीम जो कांग्रेस को कमज़ोर करने के लिए लगाई है, इस बार ये बीजेपी को ही कमज़ोर करने वाली है। आप देखिएगा जितना भी 5 से 10% होगा ये बीजेपी का ही वोट खाएंगे और बीजेपी को कमज़ोर करेंगे। चलिए, आपका कहना है कि बीजेपी का वोट ये खाएंगे, आपका नहीं खाएंगे। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की स्थिति कितनी मजबूत है, कितनी सीटें आप उत्तराखंड में लेकर के चल रहे हैं? बीजेपी से जब पूछा जाता है बीजेपी के नेताओं से, उनका तो एक ही जवाब रहता है कि 60 के पार वो इस बार जाएंगे। तो कांग्रेस कहाँ पर खुद को इस वक्त देखती है? मैं तो 70 की 70 कहना चाहूँगा। बीजेपी 60 के पार करे, बीजेपी तो 80 भी बोल देंगी। अभी एक रैली का वीडियो चल रहा था हरिद्वार का, आपने देखा होगा किसी मीडिया पे, तो उनसे पूछ रहे थे कि कितनी सीटें लाएंगी बीजेपी, तो कोई कह रहा था 300, कोई 400। तो इस तरह के कार्यकर्ता भी उनके पास में, इस तरह के ज्ञान वाले कार्यकर्ता भी हैं। एक उनके मंत्री कह रहे थे कि आज़ादी से पहली बार चीनी मिली है, आज़ादी के बाद पहली बार चीनी मिली है राशन में। तो उनके पास इस तरह के ज्ञान वाले लोग भी हैं, इस तरह के ज्ञान वाले नेता भी हैं। कांग्रेस पूर्ण बहुमत में सरकार बनाएगी, चाहे वो 60 हो, चाहे वो 65 हो, चाहे वो 70 हो, कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। और कांग्रेस पूरी कॉन्फिडेंस, अगर आप 1 to 1 विधानसभा खुद भी चेक करेंगे और आंकलन करेंगे, आपने कुछ टीवियों में सर्वे भी आया है, उसमें भी आप देखेंगे तो कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। बीजेपी खरीद फरोख्त, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर 30-31 में कहीं रहेंगे तो बीजेपी खरीद फरोख्त में मास्टर है। पूर्व में भी उन्होंने सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया, लेकिन हमारे नेता मजबूत थे, सरकार को अस्थिर नहीं होने दिया। और सबसे बड़ी न्यायालय ने उस समय डिसीजन लेके उस सरकार को बचाने का भी काम किया। और कांग्रेस के वरिष्ठ लोग सब एकजुट होकर इन सरकार तोड़ने वाले लोगों के साथ लड़े और सरकार बची। इस बार हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे ताकि ये खरीद फरोख्त वालों को कोई मौका ना मिल सके। चलिए, जयेंद्र रमोला जी का कहना है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत से बनेगी। फिगर क्या रहेगा ये उन्होंने नहीं बताया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया जयेंद्र रमोला जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे जयेंद्र रमोला।
रमोला जो कि ऋषिकेश विधानसभा सीट से कांग्रेस से दावेदारी कर रहे हैं, एक मजबूत प्रत्याशी के रूप में खुद को सामने प्रोजेक्ट कर रहे हैं और इससे पहले भी काफ़ी लंबे समय से एक्टिव रहे हैं। संवाद 365 के साथ आप बने रहिए। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।